नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी सिनेमा घरों में हम सिनेमा देखने जाते थे। सिनेमा घरों के ऊपर अभी भी कई नियम, कायदे, कानून लागू हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कुछ ऐसा हमें और आपको परोसा जाता है जो कई बार समाज के लिहाज से सरकार को ऐसा लगता है कि उचित नहीं है। तो सिनेमा में तो उसे रोकने की गुंजाइश होती है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत कुछ ऐसा परोस रहे हैं जो हमारे परिवारों के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए उचित नहीं है। बावजूद इसके, चूंकि ये चीजें परोसी जा रही हैं, प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, कोई स्पष्ट उसके लिए व्यवस्था नहीं है, कानून नहीं है, लिहाजा ऐसी चीजें जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर परोसी जा रही हैं वो अपनी तरह से अपने संदेश लेकर के आती हैं। अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी से हटाए जाने का विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ राजनीतिक दलों ने इसे लेकर सियासत शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ अब यह कहा जा रहा है कि सरकार ने सुरक्षा कारणों से इस फिल्म को हटाने का फैसला किया है। अधिकारी ने बताया है कि फिल्म को 2022 में पंजाब 95 शीर्षक से रिलीज किया जाना था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेशन देने के लिए 127 कट सुझाए थे, यानी आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की बात कही थी, जिसे निर्माताओं ने नहीं माना और फिल्म की रिलीज को उस समय सेंसर बोर्ड ने रोक दिया था। उनका कहना है कि उस वक्त सुझाए गए कट पर कोई फैसला नहीं लिया गया और फिर बाद में नए शीर्षक से चुपचाप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इसे रिलीज कर दिया गया। ओटीटी सेंसर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जब मामला सरकार के संज्ञान में आया तो ZEE5 से फिल्म को हटाने के लिए कहा गया। अब इसके ऊपर भी सियासत हो रही है। आखिर इस फिल्म को रिलीज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अगर रिलीज होना चाहिए था तो किन दृश्यों में परिवर्तन के साथ या किन मैसेजेस को हटाने के साथ में होना चाहिए था? ये सारी बातें आजकल चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सवाल इस बात का है कि इस फिल्म में क्या है, क्यों है, किस तरीके से उसको रखा गया है, ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज क्यों नहीं हो पाई। सतलुज जिसका नाम था, फिल्म पहले पंजाब 95 और घल्लू घारा नाम से सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार हुई थी। सेंसर बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताते हुए 127 कट्स लगाने का इसको सुझाव दिया। फिल्म मेकर्स ने इसके ऊपर अपनी रजामंदी नहीं दी, वो तैयार नहीं थे कि हम कट्स हटाएं या कट्स लगाएं। इसकी वजह से फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पाई। अब चूंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म सीधे तौर पर सेंसर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, लिहाजा मेकर्स ने बिना सेंसर बोर्ड की मंजूरी लिए इसका नाम सतलुज रखकर और ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज कर दिया। अब यह मामला सरकार के संज्ञान में है, इस पर कार्रवाई की गई है और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। यह एक बड़ी चीज है। चोरी हमारे देश में या किसी चीज को परोसने की जो जल्दबाजी है वो किस तरीके की होती है, वो भी इन सारी जगहों पर एक चुनौती की तरह ही हमारे देश में खड़ी हो जाती है। अब यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जिसकी वजह से सरकार ने इसे सिनेमा घरों में रिलीज करने से मना कर दिया। सिनेमा घरों में जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन होता है और यह गुंजाइश रहती है कि इस फिल्म को कोई भी देख सकता है, लेकिन सरकार ने उस चीज के लिए मना किया। अब इस फिल्म की क्या कहानी है जिसकी वजह से सरकार इसे रोकना चाहती थी? कहानी की पृष्ठभूमि सन 1980-90 के दशक के पंजाब पर आधारित है। 80-90 का दशक पंजाब में उग्रवाद
आतंकवाद चरम पर था। उस समय पर सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवाद को कुचलने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। आए दिन बम धमाके होते थे पंजाब में, मासूम लोगों की जान जाती थी। जसवंत सिंह खालड़ा अमृतसर के एक बैंक में डायरेक्टर के रूप में काम करते थे। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि कई अन्य सिख युवकों को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है, जैसा आमतौर पर होता है, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आए। फिर उन्होंने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की और उन्हें बेहद चौंकाने वाले सच पता चले। जब ये सच उन्हें पता चले, जसवंत सिंह खालड़ा को पता चला कि हजारों सिख युवकों का फर्जी एनकाउंटर किया गया है। फिल्म में दिखाया गया कि खालड़ा ने करीब 25,000 गायब लोगों की एक सूची तैयार की। 25,000 लोगों की। इस मुद्दे को न केवल भारत की अदालतों में उठाया, बल्कि कनाडा और ब्रिटेन में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। मानवाधिकार संगठनों के सामने भी इस सच को उजागर किया गया। इसके बाद जसवंत सिंह खालड़ा खुद सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ गए। यानी जो व्यक्ति सच सामने लाने की कोशिश कर रहा था, 1995 में उनके घर के बाहर से कुछ अज्ञात लोगों ने उनका अपहरण कर लिया और इसके बाद पता चला कि पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। तो इस तरीके की ये फिल्म, जिसका ताना बाना बुना गया, एक व्यक्ति पर, उसकी रिसर्च पर, उसकी जानकारियों के आधार पर इस फिल्म को तैयार किया गया, इसका कथानक लिखा गया। सरकार का यह मानना है कि जो कथानक लिखा गया, जो स्क्रिप्ट तैयार की गई, इसको अगर रिलीज किया जाता है तो फिर पंजाब जो संवेदनशील इलाका है, वहां पर लोगों की भावनाएं भी भड़क सकती हैं और देश के लिए या मौजूदा परिस्थितियों में इस चीज का कोई ऐसा औचित्य नहीं बनता। 1990, 80-90 का जो पंजाब था वो किस तरीके का था, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये वो दौर था 80-90 का जब सार्वजनिक रूप से सरकार के तौर से ऐलान किया जाता था। 70 के दशक के अंत में अकाली दल ने पंजाब के लिए अधिक अधिकारों की मांग करते हुए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया था और इस प्रस्ताव के पास करने का मतलब इसी दौरान जरनैल सिंह भिंडरावाला नाम के एक सिख उपदेशक का उदय होता है। भिंडरावाले ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को हिंसक रूप से आगे बढ़ाना शुरू किया। राज्यत्व पंजाब था ही, अलग देश की मांग हो रही थी, जिसे बाद में कुछ गुटों ने खालिस्तान का नाम दे दिया। पंजाब को अलग खालिस्तान देश बनाने के बाद 1980 के दशक की शुरुआत तक भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर परिसर को अपना मुख्यालय बना लिया। 1970 के दशक के अंत में अकाली दल ने पंजाब के लिए अधिक अधिकारों की मांग करते हुए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को जब पास किया और यह पूरा मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा, उसने पंजाब में एक ऐसी स्थिति को लाकर के खड़ा कर दिया जहां पंजाब में आए दिन आतंकी धमाके होते थे, उग्रवाद चरम पर था। सरकार की तरफ से ऐलान किया जाता था कि अगर आप बाजार में हैं और किसी वस्तु को देखें तो उसे छुएं भी नहीं, क्या पता उसमें बॉम्ब हो। इस तरीके की पूरे भारत में सार्वजनिक रूप से सूचनाएं रेडियो पर, टेलीविजन पर, अखबारों में, प्रचार तंत्र के माध्यम से जगह जगह पोस्टर लगा के दीवारों पर लिख करके सरकार की तरफ से लोगों को सचेत किया जाता था। फिर साल 1984 आया। 1984 सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक मोड़ पंजाब का। यह साल पंजाब और पूरे भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर चला गया। इस साल 3 बड़ी घटनाएं हुई। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, जून 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर
जहां भिंडरावाला ने हेडक्वार्टर बना रखा था। सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर से आतंकवादियों को निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई की। ये मौका था जब स्वर्ण मंदिर में सेना घुसी। भारी गोलीबारी में भिंडरावाला मारा गया, लेकिन ऑपरेशन में अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा। सैकड़ों आम श्रद्धालु भी मारे गए, जिससे सिख समुदाय की भावनाएं बुरी तरह से आहत हुई। इंदिरा गांधी की इसके बाद अक्टूबर 1984 में हत्या कर दी गई। कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार। उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद 1984 में दिल्ली, कानपुर और भारत के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जहां पर दंगे भड़क गए। सिखों के खिलाफ भयानक हिंसा हुई, जिसमें हजारों बेकसूर सिख मारे गए। तो ये 1984 का एक ऐसा सच है जो अपनी तरह से आज भी लोगों के जहन में ताजा है। उस पीड़ा को लोग आज भी महसूस करते हैं, वो उन्हें सालती है। और इसके साथ साथ 1984 के जो दंगे हुए, उनके जो दोषी हैं, उसमें जो लोग पीड़ित हैं, उन्हें अभी भी समय समय पर न्याय देने की, दिलाने की बात जोर शोर से उठती है, लेकिन उठती है और थम जाती है। 1985 से 1990 के बीच आतंकवाद का चरम इस देश ने देखा, और उसका हिसाब किताब जिस तरीके से बना वो और भी हैरान करने वाला था। 1984 की घटनाओं ने पंजाब के युवाओं में गुस्से की लहर पैदा की। इसके बाद पंजाब पूरी तरह से आतंकवाद की चपेट में आ गया। इसी दौर में आतंकवादियों ने केवल पुलिस और राजनेताओं को निशाना बनाया। बेअंत सिंह हुआ करते थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनकी हत्या की गई। हिंदुओं और सरकार का साथ देने वाले सिखों की भी सामूहिक हत्याएं। कनिष्क विमान हादसा हुआ। कनाडा से भारत आ रहे एयर इंडिया के विमान को 1985 में हाईजैक किया गया। सिख उग्रवादियों ने बम से उड़ा दिया, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। पंजाब में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गईं, ठप हो गईं। राज्य में लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ये उस पंजाब की स्थिति थी। पूरी कमान पुलिस और सुरक्षा बलों के हवाले थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई और मानवाधिकार उल्लंघन के इस पूरे एपिसोड के बाद आरोप लगे, जिसको लेकर लगातार समाज के बीच में इस बात को रखने का प्रयास हुआ कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986-88 स्वर्ण मंदिर में दोबारा उग्रवादी छिपे। पुलिस निकालने के लिए एनएसजी ऑपरेशन चलाती, पुलिस की जवाबी कार्रवाई होती, लेकिन बगैर किसी बड़े नुकसान के यह ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल रहा। टाटा जैसे सख्त कानून लागू किए गए, पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी के और ज्यादा अधिकार मिले। आतंकवाद को खत्म करने की आड़ में पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर, जबरन लोगों को गायब करने के भी आरोप लगे। इसी दौर की सच्चाई को जसवंत सिंह खाड़ला ने उजागर किया, जिस पर सतलुज नाम की यह फिल्म तैयार की गई, जिसका 2022 में कुछ और नाम था। लेकिन जब सिनेमा घरों में इसे रिलीज नहीं होने दिया गया, तो OTT प्लेटफॉर्म पर नाम बदलकर इसी फिल्म को रिलीज किया गया। अब यह भी एक सवाल है कि जो कुछ उस दौर में पंजाब में हो रहा था, उसका अंत किस तरीके से हुआ, यह भी आज एक बड़ा सवाल है कि आखिर पंजाब जो लगातार हिंसाग्रस्त था, 1990 की शुरुआत में KPS गिल के नेतृत्व में पुलिस ने आतंकवाद की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। इसके साथ ही आम जनता भी लगातार हो रही हिंसा से तंग आ चुकी थी। 1992 में पंजाब में दोबारा चुनाव हुए और राज्य में धीरे धीरे शांति बहाली हुई।
ये केपीएस गिल की खासियत थी कि उन्होंने अपने दौर में डीजीपी रहते हुए पंजाब की जिस तरीके की स्थितियों को सुधारने का काम किया वो बिरले ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये पूरा राज्य उस समय हिंसा की आग में जल रहा था, आतंकवाद और उग्रवाद की चपेट में था। एक तरफ ये फिल्म जसवंत सिंह खाड़ला जैसे आम इंसान की बहादुरी की सच्ची कहानी है, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन परिवारों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी जिनके बच्चे गायब हो गए थे। ये फिल्म पंजाब के उस दौर के दर्द को सामने लाती है जिसे लोग भूल चुके थे। दूसरी तरफ सरकार और पुलिस की अपनी चिंताएं हैं। उनका मानना है कि पंजाब का इतिहास बहुत संवेदनशील है। ऐसे में इस फिल्म को दिखाने से पुरानी रंजिशें, पुराना कड़वा सच दोबारा सामने आ सकता है, लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, अशांति फैल सकती है, कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाकर पंजाब का माहौल खराब कर सकते हैं। साथ ही सेंसर बोर्ड के नियमों को न मानना भी इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाने की एक बड़ी वजह बना है। कला और कानून के इस टकराव में जीत उस न्याय की होनी चाहिए जो समाज को तोड़ने के बजाय उसे जोड़ने का काम करे। यही वजह है कि सरकार ने फिलहाल इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जारी होने के बावजूद हटाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब से पाकिस्तान की भी सीमा सटी हुई है। पंजाब अपनी तरह से हिंसा की चपेट में रहा है। पंजाब आज भी अपनी तरह से अपनी स्थिति को बेहतर करने की दिशा में लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसे में जब देश के भीतर एक सामाजिक सद्भाव की कोशिश हो रही है हर राजनीतिक दल की तरफ से, उस समय पर इस तरीके की फिल्म जो पुराने जख्म या घाव कुरेदे, और न सिर्फ कुरेदे बल्कि उसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से हो जहां मामला सिर्फ एक तरफा दिखाई देता हो। फिल्म की कहानी एक तरफा नहीं हो सकती। जब आप इतने संवेदनशील विषय पर जा रहे हो तो दूसरे पक्ष को चूंकि नहीं लिया गया और वो सीन सीक्वेंस नहीं हटाए गए जिसको लेकर के सेंसर बोर्ड ने अपनी आपत्ति लगाई थी, तो फिर सरकार के सामने यही विकल्प था कि जैसे भी हो इस फिल्म को रोकना चाहिए। उसने रोक दिया। फिलहाल ये फिल्म प्लेटफॉर्म से हटने के बाद अब अलग तरीके से सुर्खियां बटोर रही है। राजस्थान के श्री गंगानगर में 13 साल के नाबालिग से 32 लोगों द्वारा दुष्कर्म किए जाने का दिल दहला देने वाला मामला देश के सामने। आरोपियों ने पीड़िता को 3 होटलों में खुंगर, जाप और सफार में बंधक बनाकर 3 दिन तक वारदात को अंजाम दिया। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने होटल खुंगर में छापेमारी की और नाबालिग को मुक्त कराया। इस मामले में पुलिस और जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तीनों होटल्स पर बुलडोजर चलवा दिया है। आप कल्पना कीजिए, बेटियां तो सांझी होती हैं, 13 साल की बच्ची, 32 लोगों ने 3 होटल। हमारे देश में, हमारे समाज में किस तरीके की स्थिति है, कैसे लोग हैं आप समझिए। और ये आपके अगल बगल ही हैं, हमारे और आपके अगल बगल ही रहते हैं, ये हमारे समाज के हिस्से में हैं। एक रिक्शा चालक ने पीड़ित को होटल संचालकों को बेच दिया। किस्सा कैसे शुरू होता है ये समझिए। सिलसिलेवार 18 जून को 13 साल की छात्रा अपनी सहेली के घर से वापस लौट रही थी। उसने घर पहुंचने के लिए ई रिक्शा चालक की मदद ली कि हमें घर छोड़ दो। आमतौर पर जैसा होता है, चालक छात्रा को घर ले जाने के बजाय जबरन होटल जॉय इन ले गया। पुलिस के अनुसार वो पहले से ही मानव तस्करों और अवैध रैकेट के संपर्क में था। रिक्शा चालक पैसे के लालच में आकर मासूम बच्ची को 3 होटल प्रबंधकों को एक एक करके बेच दिया। ये स्थिति एक ई रिक्शे वाले की है और ई रिक्शे
वाले को संरक्षण देने वाले वो 3 होटल संचालक, क्योंकि उन्हें पता था कि क्या हो रहा है, और उसके बाद इन्हीं होटल्स में उस मासूम से हैवानियत की हदें पार कर दी गई। पैसे के लालच में आकर बच्ची को 3 होटल प्रबंधकों के हाथों में बेचा गया। होटल मालिकों ने बच्ची को दिन में 6 लोगों के हवाले किया। क्या बीती होगी उस बच्ची पे। आरोप लगा कि दर्द से तड़पती बच्ची को शराब पिला दी जाती थी। 3 होटलों में नाबालिग से अलग अलग दिन 32 लोगों ने रेप किया। कल्पना कीजिए आप, पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिरों की सहायता से छापेमारी की, तब इस बच्ची को बचाया जा सका। पीड़िता को सुरक्षित मुक्त कराया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हमारे समाज की स्थिति है, किसी को परवाह नहीं थी। घटना के बाद अब पुलिस कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने जिस तरीके की कार्रवाई की है, घटना के बाद छात्र संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की स्थिति बनी है, पूरा समाज, पूरा राजस्थान भी सड़क पर आ सकता था। प्रदर्शनकारियों ने सख्त एक्शन की मांग की। उनका कहना था कि जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, प्रदर्शन जारी रहेगा। इसे देखते हुए प्रशासन ने इलाके में पहले तो सुरक्षा बढ़ाई और इसके बाद जिस तरीके की स्थितियां थी उसमें लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। यानी पुलिस ने यह आश्वासन दिया कि वो कार्रवाई कर रही है। इसके बाद 19 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। अब तक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों होटल्स पर बुलडोजर भी चला दिया। सवाल इस बात का है कि क्या बुलडोजर चला देना, 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाना इतना पर्याप्त है? लेकिन अभी तक फिलहाल इतना ही हुआ है। अब चूंकि हमारे देश में नियम, कायदे, कानून है, अब ऐसी स्थिति में वकीलों ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मामले में स्थानीय बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि कोई भी वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। महिला आयोग ने 15 दिन के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। आयोग ने अवैध प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिस तरीके की स्थिति है, आप जरा गौर से देखिएगा, आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे होटल्स, ऐसे रूम्स अवेलेबल हो गए हैं जिनको कुछ कुछ घंटों के लिए भी किराए पर देने की स्थिति है। कोई आईडी कार्ड, कोई पहचान प्रमाण पत्र, कुछ नहीं चेक किया जाता। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान बच्चे हैं जो इन्हीं होटल्स में चले जाते हैं। आखिर जिम्मेदारी उन होटल्स से ज्यादा उन बच्चों के माँ बाप की भी है जिन्हें बच्चे कुछ बता करके और कहीं जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं। अगर आप इसकी निगरानी नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके के हादसे, इस तरीके के वाकये स्वाभाविक सी बात है कि होंगे ही होंगे। हमारे देश में रिपोर्ट्स बहुत सारी बनती हैं, आंकड़े हर साल आते हैं, हर 6 महीने पे आ जाते हैं, लेकिन जो समाज की स्थिति है वो नहीं बदलती। 32 लोगों ने रेप किया है, 3 होटलों के संचालक हैं, वो एक ई रिक्शे वाला है। तो 32, 3 35 और एक 36 लोग तो इसी तरीके से सामने हैं। गिनती में 36 लोग हैं और 19 आरोपी अब तक पकड़े गए हैं। होटल आपने जमींदोज कर दिया, जो सबूत थे वो भी नष्ट हो गए, या सबूत अगर जुटाए हैं तो बेहतर है। अब सवाल इस बात का है कि हमारे देश में रिपोर्ट्स आती हैं, रेप को लेकर के भी एनसीआरबी की रिपोर्ट्स सार्वजनिक होती हैं। किस राज्य में रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा इस पर क्या कह रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। राजस्थान में रेप के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। सालाना 5000 लड़कियों के साथ रेप होता है।
दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। यहां करीबन 3500 रेप के मामले हर साल सामने आते हैं। मध्य प्रदेश में सालाना 3000 मामले सामने आते हैं। महाराष्ट्र में हर साल 2900 मामले सामने आते हैं। ये रेप के मामले हैं। हरियाणा इस सूची में 5वें नंबर पर। यहां 1700 से ज्यादा मामले हर साल सामने आते हैं। राज्य जितने भी हैं हमारे देश में, इस तरीके के आंकड़े आपको मिलते ही चले जाएंगे। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो इस तरीके की हरकतों से छूटा हुआ हो। सवाल इस बात का है कि आखिर मासूम बच्चियों को, महिलाओं को इस तरीके से प्रताड़ित करने या शिकार बनाने के पीछे जो लोग हैं, उनका क्या होता है? मामले आखिर क्यों बढ़ते जाते हैं? रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष महानगरों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी सामने आते हैं। उनके भी हालात क्या हैं, आप समझ लीजिए। 19 महानगरों में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में रेप के सबसे ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। दिल्ली में करीबन 1200 से अधिक मामले सालाना दर्ज हो ही जाते हैं। करीब 1 लाख आबादी के अनुपात से अगर इस पूरे रेशियो को देखा जाए तो महानगरों में जयपुर में अपराध की दर सबसे ज्यादा है। राजस्थान के जयपुर। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में होने वाले कुल रेप के मामलों में लगभग 94% से 96 मामलों में अपराधी पीड़िता का कोई जानकार, रिश्तेदार वही होता है। दर्ज मामलों में एक बड़ा हिस्सा शादी का झूठा वादा करके बनाए गए संबंध भी होते हैं। शारीरिक संबंधों की तहत इस मामले को दर्ज किया जाता है, जो बाद में रेप के ही रूप में सामने आता है। तो जो आपके अपने हैं, जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं, जो रिश्तों को तार तार कर रहे हैं, और कई बार इस तरीके की भी स्थितियां आती हैं जिसमें उन बच्चियों के साथ जिस तरीके की हैवानियत होती है, उसके आरोपी को सजा तो दूर, पकड़ना भी पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है। पश्चिम बंगाल में एक लड़की के साथ रेप हुआ, एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर होने के बाद उस एनकाउंटर पर भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब उस व्यक्ति को जिसने सामूहिक बलात्कार किया, जिन लोगों ने, उनका एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी एक बच्ची है, आरोपी अभी पकड़े ही जा रहे हैं। ऐसे लोग अगर जिंदा बच गए तो कल किस जगह पर, किसके साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस देश को भारत माता कहा जाता है और एक महिला का जो सम्मान, जो आदर होना चाहिए, अगर वो इस देश के भीतर नहीं है तो फिर आप ये मान लीजिए कि संस्कृति और समाज के उत्थान की जितनी भी बातें होती हैं वो सब बेमानी है। क्योंकि नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। लेकिन हमारा समाज जिस तेजी से पतन में जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है, उसको रोकना फिलहाल किसी सरकार के बस की बात नहीं, अगर समाज खुद रुकने को तैयार नहीं है। सरहद पार बैठे दुश्मनों के कलेजे को दहलाने के लिए भारत ने अपनी सबसे अचूक और विनाशकारी ताकत को और ज्यादा खूंखार बना दिया है। भारत ने लंबी दूरी के स्वदेशी गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल परीक्षण किया। ये उड़ान परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में किया है। रॉकेट का टेस्ट यूजर द्वारा तय की गई कम से कम 60 किलोमीटर की रेंज के लिए किया गया। अब इस पिनाका की किस तरीके की खूबियां हैं, ये निकलेगी तो किस किस को पी जाएगी, ये भी आपको समझना जरूरी है।
परीक्षण की क्या मुख्य बातें थीं, आखिर ये परीक्षण किया क्यों गया, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। दुश्मन का काल है पिनाका। यह परीक्षण निर्धारित की गई 60 किलोमीटर की न्यूनतम रेंज को परखने के लिए किया गया। रॉकेट ने हवा में सभी तय युद्धाभ्यासों को पूरा किया, बिल्कुल सटीक तरीके से अपने लक्ष्य को इस पिनाका ने ध्वस्त किया। परीक्षण की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि बेड़े में पहले से मौजूद चालू पिनाका लॉन्चर से ही इसे दागा गया, यानी लॉन्चिंग पैड जो था, जो उसमें कोई बदलाव नहीं। इससे साबित होता है कि एक ही लॉन्चर से अलग अलग रेंज की पिनाका रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, वेरिएंट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। यानी अब भारत का यह पिनाका पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है और देखते ही देखते दुश्मन की सारी रणनीति बारूद में बिखेरने में सक्षम है। अब 60 किलोमीटर की जो मिनिमम एक रेंज तैयार की गई, जिसके लिए इसका परीक्षण किया गया, इससे हमारी सेना को क्या फायदा होने जा रहा है, यह भी समझिए। पारंपरिक पिनाका एक एरिया सैचुरेशन हथियार है। एरिया सैचुरेशन यानी पर्टिकुलर टारगेट पे जाकर के इसे फटना है। नया गाइडेड वेरिएंट इसे एक बेहद सटीक निशाना वाला हथियार में बदल देता है। सेना को इस नई और लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए अलग से महंगे लॉन्चिंग सिस्टम की आमतौर पर जरूरत होती थी, लेकिन अब यह नहीं खरीदने की जरूरत पड़ेगी, जिससे परिचालन और लचीलापन बढ़ेगा। यानी इस प्रणाली से सीमावर्ती इलाकों में भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट की मारक क्षमता बहुत मजबूत होगी। जो पहले अलग अलग लॉन्च करने जो रॉकेट की रेंज होती है, कोई 30 किलोमीटर तक जाएगा, कोई 40, कोई 60, तो जो अपना लॉन्चर पहले से मौजूद था उसी में इस रॉकेट को फिट किया गया और उसी लॉन्चर से इसको दागा गया। इस लिहाज से ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि आपको अगर छोटी दूरी का रॉकेट दागना है तो भी उसी लॉन्चर से आप दाग सकते हैं, और अगर आपको ये एडवांस वर्जन दागना है तो भी आप उसी लॉन्चर से दाग सकते हैं। इस पिनाका के आने से चाइना को लाइन ऑफ कंट्रोल पर करारा जवाब दिया जा सकेगा। ये क्यों खास है चाइना के लिहाज से? पिनाका को विशेष रूप से पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है। पूर्वी लद्दाख और तवांग जैसे क्षेत्रों में यह चीन के आर्टिलरी पोजीशंस को तबाह करने में सक्षम है। चीनी आक्रामकता की स्थिति में इसे बहुत कम समय में फ्रंट लाइन पर तैनात किया जा सकता है और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। चीन ने बीते कुछ वर्षों में जिस तरीके से अपनी हरकतें की हैं, चाहे वो गलवान घाटी का मामला हो या कुछ और जगहों का मामला हो, इसके बाद इस तरीके की आशंका बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है कि चाइना अगर वॉरहेड्स के साथ में आगे आता है तो फिर हमारी रणनीति क्या होगी। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ हमारा परंपरागत पड़ोसी पाकिस्तान, उसकी भी खैर ख्वाह ये पिनाका ले सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी अचूक सटीकता जब जरूरत होती है भारत को, उस समय पर यह पिनाका एक बड़े क्षेत्र को नष्ट करने के लिए पहले पिनाका को समझा जाता था, जाना जाता था, लेकिन अब यह गाइडेड वेरिएंट होने की वजह से एलओसी के पार आतंकी शिविरों को नष्ट करने में सक्षम होगी। बिना किसी अन्य नुकसान के सटीक निशाना लगा सकती है और यह सिस्टम सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। यानी हर 3 सेकंड पर एक पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को संभलने का यह मौका तक नहीं देगा। इस तरीके की टेक्नोलॉजी, इस तरीके के हथियार जैसे जैसे भारतीय सेना के बेड़े में आते जा रहे हैं, उससे यह भी संदेश आ रहा है कि न सिर्फ हम अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं,
बल्कि आने वाले समय में जिस तरीके की स्थितियां दुनिया के नक्शे पर बन रही हैं, उस लिहाज से हम, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो या कोई अन्य देश हो, उससे निपटने में लगातार बेहतर स्थिति में आते जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी चीज़ है कि ज़्यादातर चीज़ें हमारे देश के भीतर ही डेवलप की जा रही हैं। हमारा रक्षा अनुसंधान संस्थान DRDO, हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम करने वाला ISRO नाम का संस्थान, ये सब आपसी तालमेल से कुछ बेहतर को और बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक ये भी समस्या है कि अगर किसी दौर में युद्ध होता है तो ऐसे रॉकेट्स को, आमतौर पर जो गाइडेड मिसाइल्स हैं या गाइडेड रॉकेट्स हैं, उनको प्लेस तक पहुंचाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें सैटेलाइट की खास ज़रूरत पड़ती है। भारत सैटेलाइट भेजने में, सैटेलाइट्स बनाने में और अंतरिक्ष तक सैटेलाइट्स को ले जाने और फिर अपने रॉकेट को वापस लाने में महारत रखता है। ISRO इस काम के जरिए बहुत पैसा दुनिया से कमाता भी है, क्योंकि सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करने की भारत की अपनी एक्सपर्टीज है। इन्हीं सैटेलाइट्स में इस तरीके के रॉकेट्स, मिसाइल्स को लॉन्च करने के बाद पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है वो भी अब स्वदेशी है। इस लिहाज से ये समझना ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि हम युद्ध काल में अपने ही सैटेलाइट के जरिए अपने ही रॉकेट्स को लॉन्च करके उनको लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम है। आमतौर पर कई विदेशी ऐप्स का आप मोबाइल पर सहारा लेते हैं किसी पर्टिकुलर जगह तक पहुंचने के लिए। भारत में भी ऐसे सैटेलाइट, ऐसे तरीके मौजूद हैं जिससे आप अपने स्वदेशी तरीकों से किसी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। सार्वजनिक रूप से उनका प्रयोग भले कम होता हो, लेकिन भारतीय सेना और हमारी अंतरिक्ष विज्ञानी उन चीज़ों पर लगातार काम कर रहे हैं, ताकि समाज जिस तरीके से पतन के गर्त में जा रहा है, जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, उसमें कम से कम देश के भीतर सुधार की जो प्रक्रिया है वो तो देश के भीतर के लोगों को ही करनी है, लेकिन उस दरमियानी वक्त में बाहर से अगर कोई आक्रांता आने की कोशिश करता है तो देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, ताकि होता रहे इस राष्ट्र का वंदन। वंदे राष्ट्र।